क्या आप जानते हैं भारत के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी, जिसने 1960 के दशक में मुंबई की सड़कों पर दहशत फैला दी थी? एक ऐसा इंसान जो रात के अंधेरे में शिकार करता था और उसकी पहचान से पुलिस भी कांप उठती थी। आइए जानें रमन राघव के खौफनाक अपराधों और उसकी रहस्यमयी मानसिकता की कहानी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मुंबई, अगस्त 1968। ये वो समय था जब शहर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। फुटपाथ पर सोने वाले लोग डरे हुए थे और हर रात खौफ के साए में बीतती थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक सुबह 5 अगस्त 1968 को पुलिस को मुंबई के बाहरी इलाके में एक लाश मिलने की सूचना नहीं मिली। एक राहगीर जो रोज की तरह काम पर जा रहा था ने फुटपाथ पर खून से लथपथ एक शव देखा। शव की हालत देखकर साफ था कि हत्या किसी भारी और नुकीले हथियार से की गई थी। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और जांच शुरू हुई। शव की पहचान एक स्थानीय बेघर व्यक्ति के रूप में हुई, लेकिन इस घटना को शुरुआत में साधारण हत्या समझा गया। कुछ ही दिनों बाद ऐसा लगा जैसे मौत ने मुंबई के फुटपाथों पर अपना ठिकाना बना लिया हो। अगस्त के महीने में हर रात एक नई हत्या होती। सभी हत्याएं एक जैसे तरीके से की जा रही थीं। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को भारी कुंद हथियार से मार दिया जाता। ये पहली बार नहीं था जब मुंबई ने ऐसी खौफनाक घटनाएं देखी थीं। 3 साल पहले 1965-76 में शहर के पूर्वी उपनगरों में 19 लोगों पर हमला किया गया था, जिनमें से 9 की मौत हो गई थी। उस वक्त भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन इस बार हालात और ज्यादा डरावने हो गए थे। जैसे जैसे हत्याओं का सिलसिला बढ़ता गया, पुलिस ने जांच तेज कर दी। संदेह की सुई एक बेघर आदमी रमन राघव पर टिक गई, जिसका नाम पुलिस फाइलों में पहले से ही दर्ज था। रमन राघव को पहले चोरी के जुर्म में 5 साल की सजा हो चुकी थी। हालांकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर उसे छोड़ दिया गया। 1968 की इन घटनाओं ने मुंबई को हिलाकर रख दिया। लोग खिड़कियां और बालकनियां बंद करके सोने लगे। झुग्गियों और फुटपाथ पर रहने वाले लोग हर रात डर के साए में जीते। इसके बाद जब रामाकांत कुलकर्णी, जो उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सीआईडी क्राइम थे, ने मामले की कमान संभाली, तो मुंबई में एक बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू हुआ। जब पुलिस ने इन सिलसिलेवार हत्याओं की तहकीकात शुरू की, तो धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि हत्यारे के पीछे एक खास पैटर्न छुपा हुआ है। इन हत्याओं का सबसे पहला पैटर्न ये था कि वे हमेशा रात के समय होती थीं। जैसे ही शहर सो जाता, हत्यारा अपने शिकार को ढूंढने निकल पड़ता। उसका तरीका बेहद चालाकी भरा था। वो ऐसे इलाकों को चुनता जहां बेघर लोग या फुटपाथ पर सोने वाले मजदूर अक्सर सोते थे। रेलवे ट्रैक, सुनसान गलियां और झुग्गियां उसके पसंदीदा ठिकाने थे। हत्यारा अपने शिकार को तब मारता था जब वे गहरी नींद में होते। ये लोग अक्सर मेहनतकश मजदूर, भिखारी या बेघर होते थे, जो दिन भर की मेहनत के बाद थके हारे कहीं भी सो जाते थे। हत्यारा जानता था कि सोते हुए लोग न तो अपना बचाव कर सकते हैं और न ही कोई शोर मचाएंगे। हर हत्या में एक बात समान थी। शिकार को एक भारी कुंद हथियार से सिर पर वार करके मारा जाता था। पुलिस ने शुरू में सोचा कि ये हत्याएं शायद चोरी के मकसद से की जा रही हैं, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि हत्यारे का उद्देश्य सिर्फ मारना था। हत्यारा बेहद सावधानी से काम करता था। वह अपने पीछे कोई गवाह या सुराग नहीं छोड़ता था। न तो कोई हथियार घटनास्थल पर मिलता, न ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसे वारदात के करीब देखा हो। उसकी यह सफाई पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। एक और पैटर्न जो पुलिस ने देखा, वह था हत्याओं का स्थान। अधिकतर वारदातें रेलवे ट्रैक के आसपास हुई थीं। पुलिस ने समझा कि हत्यारा रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल न सिर्फ अपने शिकार ढूंढने के लिए करता है, बल्कि वहां से भागने का आसान रास्ता भी मिलता है। रमन राघव हमेशा ऐसे लोगों को चुनता था जिनकी गुमशुदगी पर कोई सवाल नहीं उठाता। बेघर, भिखारी, मजदूर। वह जानता था कि ये लोग न तो पुलिस में रिपोर्ट होंगे और न ही उनके लिए कोई आवाज उठाएगा। जब पुलिस ने इन हत्याओं की जांच शुरू की,
तो उन्हें 1965 से 76 में हुई एक और हत्या श्रृंखला की याद आई। उस वक्त मुंबई के पूर्वी उपनगरों में इसी तरह की 19 घटनाएं हुई थीं, जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। वहां भी हत्यारा कुंद हथियार का इस्तेमाल करता था। हालांकि तब पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। इन हत्याओं के चलते शहर में एक खौफ का माहौल बन गया था। लोग खिड़कियां बंद करके सोने लगे और जो फुटपाथ पर सोते थे वे अंधेरे से डरने लगे। लेकिन पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था, हत्याओं को रोकने और इस रहस्यमयी हत्यारे को पकड़ने के लिए। ये पैटर्न धीरे धीरे रमन राघव को बेनकाब करने की दिशा में पहला कदम बना। उसकी योजना कितनी भी चालाकी भरी क्यों न हो, पुलिस की जांच और पैटर्न को समझने की क्षमता ने उसकी दहशत को खत्म करने का रास्ता बना दिया। जांच का जिम्मा रामाकांत कुलकर्णी, डिप्टी कमिश्नर ऑन एफ पुलिस, सीआईडी क्राइम को दिया गया। उन्होंने शहर में एक बड़े पैमाने पर कम्बिंग ऑपरेशन चलाने का फैसला किया। पुलिस ने फुटपाथों, झुग्गियों और रेलवे लाइनों के आसपास की जगहों पर संदिग्ध बेघरों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय एक अजीब बर्ताव करने वाले व्यक्ति को देखा है। वह शख्स अक्सर गंदी हालत में बेघर जैसा दिखता था और रात में रेलवे ट्रैक और सुनसान इलाकों में घूमता था। एक दिन पुलिस की एक टीम ने गश्त के दौरान मालाड के पास के इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक संदिग्ध को घूमते हुए पकड़ा। ये संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि रमन राघव था। उसकी गंदी हालत और अजीब व्यवहार ने पुलिस का ध्यान खींचा। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक भारी लोहे की छड़ी मिली, जो हत्याओं में इस्तेमाल हथियार से मेल खाती थी। अदालत में पेश होने के बाद रमन राघव ने न केवल अपने अपराधों को स्वीकार किया, बल्कि यह भी कहा कि वह भगवान का आदेश मानकर हत्याएं करता था। उसने कबूल किया कि उसने 1966 में 41 लोगों और 1968 में 12 और लोगों को मौत के घाट उतारा। उसका दावा था कि वह यह सब सफाई अभियान के तहत कर रहा था और उसे ऐसा करने के लिए ऊपर से आदेश मिलते थे। उसके वकील ने अदालत में यह दलील दी कि रमन राघव मानसिक रूप से बीमार है। उसे पैरानॉयड स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार बताया गया, जिसके चलते वह अपने अपराधों को सही मानता था। अदालत ने इस दलील को गंभीरता से लिया और रमन राघव की मानसिक स्थिति की जांच के आदेश दिए। जांच के बाद यह साबित हो गया कि रमन राघव मानसिक रूप से अस्थिर है। अदालत ने उसे मृत्युदंड देने के बजाय जिंदगी भर के लिए जेल में बंद रखने का फैसला सुनाया। उसे पुणे के येरवड़ा जेल भेजा गया, जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। रमन राघव के कबूलनामे और उसके अपराधों की बारीकियों को सुनकर अदालत में मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी इतनी बेरहमी से और बिना किसी पश्चाताप के इतने लोगों की हत्या कर सकता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसने स्वीकार किया कि वह ईश्वर का आदेश मानकर ये हत्याएं करता था। उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठे और बाद में उसे एक पैरानॉयड स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज के रूप में पहचाना गया। रमन राघव की गिरफ्तारी के बाद मुंबई में राहत की सांस ली गई। पुलिस की सतर्कता और अपराधों के पैटर्न पर बारीकी से ध्यान देने की वजह से इस खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ा जा सका। ये मामला भारतीय अपराध इतिहास में एक ऐसा उदाहरण बन गया जहां पुलिस की चौकसी और ठोस रणनीति ने आतंक के साए को खत्म किया। रमन राघव की खौफनाक कहानी ने न केवल आम जनता बल्कि फिल्म निर्माताओं का भी ध्यान खींचा। उसकी जिंदगी और अपराधों पर आधारित कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हैं साइको रमन। ये फिल्म रमन राघव की जिंदगी और उसके अपराधों पर आधारित है। इसमें निर्देशक ने उसकी मानसिक स्थिति, हत्याओं के तरीके और उसके अपराधों के पीछे की सोच को उजागर किया। रमन राघव 2.0 अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित यह फिल्म रमन राघव के अपराधों से प्रेरित है। हालांकि यह एक फिक्शनल थ्रिलर है, लेकिन फिल्म ने उसके अपराधों की खौफनाक छवि को बखूबी पर्दे पर उतारा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में रमन राघव से प्रेरित किरदार निभाया, जिसे दर्शकों और आलोचकों से खूब सराहना मिली। ये केस भारतीय न्यायपालिका और अपराध विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया और रमन राघव का नाम भारत के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स में शामिल हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।